बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब को आप सुन रहे थे, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, और बलूचिस्तान से वो आज खिताब कर रहे थे। जो बड़ा क्लेम है उनका वो ये है कि जो मुश्किल वक्त है वो गुजर गया है, हालात अब बेहतर हैं। क्योंकि जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी तो उन्होंने कहा था कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इतनी बुरी तरह फंसे हुए हैं। जिस लेवल का खसारा था, जिस लेवल का डेफिसिट था और जिन चीज़ों से उनको निपटना पड़ा, बहुत मुश्किल इकॉनमी के हालात उन्होंने देखे हैं। उससे कुछ को वो खाते में डालते रहे पिछली हुकूमत के, और कुछ जो तज्जियाकार हैं वो ये कहते रहे कि इमरान खान साहब की अपनी आते ही जो पॉलिसीज़ थी, उन पॉलिसीज़ की वजह से भी इकॉनमी डाउन गई है। लेकिन अब जाके कुछ चीज़ें संभली हैं, या ऐसा कहें कि इस हुकूमत को समझ आई है कि चीज़ों को ठीक कैसे करना है। कुछ माशी आशारिये आदादोशुमार बेहतर हो रहे हैं, जिनमें फॉरेन रेमिटेंस लगातार पाकिस्तान को बहुत अच्छे मिल रहे हैं। और अप्रैल का तो बहुत ही अच्छा था, 2.8 तक गया है, यानी 2 अरब और 80 करोड़ रुपए, 80 करोड़ डॉलर तक गया है। तो ये बहुत बड़ा फिगर है, बहुत बड़ा फिगर है, और ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मस्बत चीज़ है। उसके अलावा जो टैक्स कलेक्शन है वो रिकॉर्ड हुई है, 4000 अरब से ऊपर चली गई है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में। तो ये अच्छी चीज़ें हैं जो हो रही हैं। कुछ क्रॉप्स के अंदर इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान की ज़राअत के अंदर कुछ बेहतरी आ रही है। लेकिन आम आदमी के हालात जिस तरह बेहतर होने चाहिए थे वो अभी तक नहीं हो रहे। आम आदमी तक इसके समरात कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। 3 साल लोगों ने महंगाई भी देखी है, परेशानियां भी देखी हैं, कोरोना वायरस की वजह से कारोबार की बंदिश भी देखी है, और कोरोना वायरस की वजह से कुछ इकॉनमी श्रिंक हुई है लोगों की। लेकिन पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह नुकसान नहीं हुआ जैसे इंडिया को, अमेरिका को, दीगर बहुत बड़े बड़े मुल्कों को जिस लेवल का नुकसान हुआ, पाकिस्तान को वैसा नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने हमें महफूज रखा। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में नुकसान तो हुआ है। अब इस सारे नुकसान के बाद क्या लोगों को ये हुकूमत आखिरी 2 साल के अंदर बेहतर रिलीफ दे पाएगी, ये है बड़ा सवाल। और ये बजट आने वाला है, इस बजट में अवाम को क्या मिलेगा। अपोजिशन परसों 3 तारीख को एक सेमिनार करेगी और एक वाइट पेपर बाकायदा जारी करेगी कि हुकूमत ने कैसे इस मुल्क की मईशत को तबाह किया है। अपोजिशन के पास कहने के लिए क्या है, हुकूमत के पास अवाम के सामने बेचने के लिए क्या है। ये है आज के प्रोग्राम का मौजू। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ कराऊं चीज शुरू हो, सेनेटर ओन अब्बास साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। हमें डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं PMLN से, और नवाब तैमूर तालपुर साहब हैं प्रोविंशियल मिनिस्टर सिंध असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सबसे पहले तो डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, नए अदादोशुमार और इमरान खान साहब के दावे कि जो बुरा वक्त है वो गुजर गया है, तो क्या बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त शुरू होगा या इंतहाई बुरा वक्त शुरू होगा, आप क्या गेस कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, काफ़ी दिन हो गए हैं आपसे प्रोग्राम किए हुए, और बड़ा अच्छा लग रहा है आज आपके साथ प्रोग्राम करके। जी, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी ज्वाइन करने की। देखें, गुजारिश ये है कि एज ए पाकिस्तानी, जो कि यकीनन मैं और आप सबसे पहले हैं, और उसके बाद आप जर्नलिज्म के शोबे से आपका ताल्लुक है, मेरा सियासी शोबे से ताल्लुक है, ये हमारा दूसरा तारुफ है। ठीक है। तो बैसियत पाकिस्तानी तो मेरी एक ख्वाहिश भी है, दुआ भी है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, पाकिस्तान में बसने वाले हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं ये कम से कम हों और जल्द अज जल्द हों। ये मेरी ख्वाहिश भी है और मेरी दुआ भी है, और जिस दिन ये होगा सबसे पहले मैं खुश हूँगा, और जिस हुकूमत के दौर में भी ये होगा मैं उसकी तारीफ़ भी करूँगा, उसे मुबारकबाद भी पेश करूँगा। अब जो आपने सवाल किया है और आपने इमरान खान साहब की जो तकरीर सुनाई है, मैं आपके सामने सिर्फ एक सिचुएशन रखता हूँ कि एक वज़ीर ख़जाना है जिनका नाम है असद उमर। वो इमरान खान साहब के बड़े एक टॉप लेवल के प्लेयर हैं। 8 साल तैयारी करते रहे कि मैं वज़ीर ख़जाना हूँगा, पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी, नया पाकिस्तान बनेगा, यानी नया मुआशी तौर पर बेहतर पाकिस्तान। ये नए पाकिस्तान का सबसे पहला जो होता है ना, ट्रेन को खींचने वाला जो इंजन होता है, ये उसका इंजन था कि नए पाकिस्तान का इंजन जो है वो एक बेहतरीन तरक्की करता हुआ मुआशी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान होगा। असद उमर साहब ने जो किया मैशत के साथ, फिर जरदारी साहब के ज़माने के हफीज़ शेख साहब क्रेडिबल आदमी है, मैं उनकी ज़ात से कोई मुझे वो नहीं है, एतराज़ नहीं है। उन्होंने जनाब 2.5 साल लगाए, सेनेटर बनाने की उन्हें कोशिश की गई, जब नाकाम हो गए उन्हें हटाया गया और ये कहा गया कि तमाम तर मुआशी जो तबाही हुई है उसके ज़िम्मेदार हफीज़ शेख साहब हैं। तो अगर 2 सालों में, 2.5 सालों में हफीज़ शेख साहब ने मैशत को बहुत बेहतर बनाया था, तो उन्हें बाकायदा ये लेबल लगा के हटाया गया कि महंगाई और तबाही के ज़िम्मेदार जो हफीज़ शेख साहब हैं। और अब हम शौकत तरीन साहब को लगाए हैं, जो अगेन जरदारी साहब के दौर के एक वज़ीर ख़जाना हैं, और उनसे अब
पूरी कौम जो है ये उम्मीदें लगा के बैठी है बाशमूल इमरान खान साहब के। ये मैंने जो आपको वो दिया ना एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को, मुझे शौक़ नहीं है कोई तारीख़ बयान करने का, ये सिर्फ इसलिए मैंने हवाला दिया कि अगर इनके पास कोई बेहतरीन मुआशी प्रोग्राम होता, जिसे उन्होंने कहा कि हम कोई 6 साल नहीं, 8 साल नहीं, 10 साल तरक्की हम एक प्लान करते रहे हैं, 200 लोगों की एक बेहतरीन टीम हमारे साथ है, अगर ये सारी बातें सच होती तो फिर इन्हें इस तरह के तजर्बे करने की ज़रूरत ना होती। 6 से ज़्यादा फेडरल सेक्रेटरी बदल चुके हैं आपके फाइनेंस के, और अभी भी जो मैं चूँकि इस्लामाबाद का रिहायशी हूँ, जो इस्लामाबाद के इंटरनल हालात हैं, अभी भी जो सेक्रेटरी फाइनेंस है वो एडिशनल चार्ज दूसरे सेक्रेटरी के पास है, और अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही कि आगे बजट में क्या होगा। तो मेरी गुजारिश ये है मोहतबाना कि पाकिस्तान के इस वक्त आप मुझे बता दें कि 2018 में कितने लोग सतह गुर्बत से नीचे थे, आज वो लोग उनकी तादाद में इजाफा हुआ है या कमी हुई है। और सतह गुर्बत जब हम बात करते हैं तो उसका पैमाना ये है कि 18,000 रुपये महीना कमाने वाली वो फैमिली जिसके डिपेंडेंट अफराद जो है वो 6 या उससे ज़्यादा है, यानी वो 3 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, बाकी तो तालीम, दवाई से तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है डॉक्टर साहब वो ये है कि $3.2 फी दिन, यानी अगर ये एक आमदन एक शख्स की है तो फिर तो वो ठीक है, वरना वो सतह गुर्बत से नीचे है। नहीं, हमारे तो खैर उससे बहुत नीचे है ना, हमारा तो उससे बहुत ही नीचे है, एग्जैक्टली नीचे की बात कर रहा हूँ, उससे नीचे है। तो इमरान भाई मैंने आपसे सिर्फ ये गुजारिश की है कि जो ये इंडिकेटर्स होते हैं, जो ये इशारे होते हैं मईशत के, ये होते हैं मईशतदानों के लिए और आप जैसे जो ज़हीन लोग हैं उनके लिए। आम पाकिस्तानी के लिए मईशत क्या है वो बड़ी सादा सी अल्फाज में मैं बताता घर का बजट बिल्कुल, उसकी 3 वक्त की रोटी का नाम है, बिजली गैस के बिल का नाम है, बच्चे की दवाई और उसकी फ़ीस का नाम है, वालदैन के खाने पीने और उनकी दवाई का नाम है। अगर इसमें पाकिस्तानी आज खुश हैं या खुश हो रहे हैं या हो सकते हैं तो पाकिस्तान की मैशत बहुत बेहतर है। और अगर वो बेचारे तंग हो रहे हैं, बिजली के बिल बढ़ गए हैं, उनके घर की दवाई पूरी नहीं हो रही, रोटी पूरी नहीं हो रही, इसका मतलब है कि मैशत जो है वो ख़राब है, लोग खुशहाल नहीं है। आप जितने मर्जी इंडिकेटर बता दें, इशारिया वो क्या होते हैं, ग्राफ, परसेंटेजेस, ये आम आदमी से इनका क्या ताल्लुक है, उसकी जिंदगी से क्या ताल्लुक है उनका? एग्जैक्टली। और ये बात ये ऐसी बात नहीं है जो आप कोई अजीब बात कर रहे हो डॉक्टर साहब, ये आप कोई अजीब बात नहीं कर रहे, ये वो बात है जो इससे पहले आपकी अपोजिशन भी करती रही है, आपके दौर में पीपल्स पार्टी की अपोजिशन भी करती रही उनके दौर में, कि आम आदमी को क्या मिला वो बताओ। ये आदादो शुमार लोगों को समझ नहीं आते। आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं और हम जर्नलिस्ट भी ये बात उठाते रहे हैं, तो क्यों ना ये बात जो है वो गवर्नमेंट से पूछें। जी सेनेटर ओन अब्बास साहब, ये आदादो शुमार, ये डिजिट्स का गुदा आम आदमी को समझ नहीं आता, उसको जो समझ आती है वो डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब बता रहे थे, तो उसकी समझ के मुताबिक इकॉनमी कब ठीक होगी? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब, जब मार्च के एंड में मैंने टॉक शो शुरू किया ना पॉलिटिकल, तो मेरे लिए सबसे मुश्किल जो उस वक्त होता था ना, ये लोगों को समझाना कि महंगाई की वजूहात क्या है, और दूसरा जो मेरा इशू नज़र मुझे आ रहा था उस वक्त वो वैक्सीनेशन का नज़र आता था। ये 2 जगह होती थी जिसको उस वक्त डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता था। लेकिन खैर मैं उस वक्त भी ये कहता था कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर होते हैं, जो मेन किसी भी मुल्क को ड्राइव कर रहे होते हैं, वो सबसे पहले ठीक होते हैं और वो इशारे बाद में ट्रांसलेट होते हैं, और नॉर्मली इस प्रोसेस को थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है। यकीन जानिए कि मैं जब तारिक फजल साहब चौधरी साहब की बात सुन रहा था तो मुझे ये नहीं समझ पा रहा था कि वो ये कह रहे हैं कि क्या हमारी फिगर्स गलत है, या वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक आम आदमी, मैं एक छोटा सा जिम्मेदार हूं और मैं आपको सिर्फ कोट कर देता हूं जिसकी ये बात करना चाह रहे हैं। हमारा जो एकड़ है उसकी जो रेंटल वैल्यू थी इमरान खान साहब, वो पिछले साल 65,000 रुपये एकड़ थी, आज इस वक्त 93,000 रुपये एकड़ जमीन का मुझे ऑफर हुआ है, और मेरे जैसे 60% आपकी जमीन कहां पे है? पाकिस्तान सिंध से लेके केपी तक बसते हैं जो इस सर मुल्तान में जी, मुल्तान में तो ठीक ऑफर हो गया आपको। तो अब पॉइंट ये कहने का है, देखें मैं इशारे शुरू करूं, मैं सिर्फ आखिरी 6 दिनों के आपको इशारे दूं ना, जो कि मैं उस तरफ की नहीं जाऊंगा, 3.94 की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ 5-6 चीजें आपको बता दूं आखिरी जो 6 दिनों में हुई है। पाकिस्तान की जो कराची स्टॉक एक्सचेंज है वो पिछले 5 दिनों में डेली 1 से 2 अरब रुपए का कारोबार कर रही है, और आज 48,000 रुपए की जो नफसियाती हद है उसको भी अबूर कर चुकी है। रेकोडेक का जो फैसला है जिसमें $7.5 अरब की बचत हुई है, मैं ये नहीं कह रहा, ये अल्लाह की तरफ से खास मेहरबानी है कि जहां जिस तरह के हुक्मरान होते हैं उस तरह की चीजें आ जाती हैं। ये सारी चीजें अगर आप साइड पर रख देना, सिर्फ एक छोटा सा मैं बता दूं, 4 मेन कैश क्रॉप्स है, मैं तारिक फजल चौधरी साहब को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 4 मेन कैश क्रॉप्स हैं सर। पहली जो आपसे छोटी वो आपकी चावल है, चावल की
की फसल जो है वो आपकी हुई इस साल 81 लाख मैट्रिक टन जी, उसके साथ मकाई की फसल हुई 81 लाख मैट्रिक टन। दोनों के रेट, मैं सिर्फ ताज़ी फसल चाचा आपको बता दूं, चावल का जो रेट था सुपर कर्नल का वो 1900 रुपया मन पहली दफा जिम्मेदार को मिला है। मकई का रेट 1100 रुपया मन पहली दफा जिम्मेदार को मिला है। इस साल रिकॉर्ड गंदम फसल हुई है, ये मैं अल्लाह की तरफ से कह रहा हूं। 2 करोड़ 70 लाख मैट्रिक टन और 1800 रुपए पंजाब में और 2000 रुपए सिंध में पहली दफा जिम्मेदार को मिली है। गन्ने की फसल आपको सिर्फ बता दूं 8 करोड़ 10 लाख मैट्रिक टन और 300 रुपए मन के हिसाब से पहली दफा मिली है। अब जब इतना सारा पैसा एग्रीकल्चर में गया है तो यकीनन परचेजिंग पावर बेहतर हुई है हर उस किसान की, हर उस शख्स की जो इस शोबे से मुंसलिक था। मैं इसकी फिगर नहीं कोट करता कि कितने मोटरसाइकिल बिके, कितने ट्रैक्टर बिके, कितना लोगों के पास है, लेकिन लोगों की जो परचेजिंग पावर आई है उसकी वजह से सर्विसेज इंडस्ट्री 4.5% पे ग्रो कर गई है। एक रेडी वाले से लेके एक रिटेल मार्केट दुकान में काम करने वाले की जो सैलरी है वो भी बढ़ चुकी है। अगर आपको नजर नहीं आती क्योंकि आपके जहन में सिर्फ आटा, चीनी और घी के अलावा, मैं आपको महंगाई के फैक्टर खान साहब सिर्फ समझाने की कोशिश करूं। 2 किस्म की महंगाई होती है। एक महंगाई आती है जो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से आती है कि जी इस वक्त क्योंकि मुर्गी जो है उसकी डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा 550 हो गई, आज मुर्गी 360 रुपए पे आ गई। कुछ चीजें हैं जो इंटरनेशनल मार्केट के साथ है कि अगर ब्रेंट क्रूड की प्राइस बढ़ेगी और वो $70 पे जाएगा $47 से 1 जनवरी से लेकर आज तक, तो लामहला उसकी कीमत बढ़ेगी। आरबीडी पाम ऑयल जिससे घी बनता है वो पिछले साल $550 मैट्रिक टन के ऊपर ट्रेड हो रहा था, आज $1080 पे आ चुका है। लामहला घी महंगा होगा। दालें अगर आप इंडिया से इंपोर्ट करें वो, लेकिन आपको यह सोचना है कि क्या आपने गरीब की कमर को मजबूत किया है? आज का किसान, आज का जो गरीब अवाम है, यकीन करें वो इतना मजबूत हो चुका है। मैंने लिटरली अपने गांव में लोगों को पहली दफा झोली उठा के इमरान खान के लिए दुआ करते देखा है। 2 एकड़ का जिम्मेदार पहली दफा कह रहा था कि मैंने इस दफा 2.5 लाख रुपए की इनकम कमाई है। अब उसका इंपैक्ट कब तक जाएगा, यकीन उसके लिए तारिक फजल चाह साहब की जो परेशानी है मैं समझ सकता हूं, अपोजिशन की चीखें मैं समझ सकता हूं। और एक छोटी सी चीज ऐड कर दूं, परसों वाले दिन एक मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में जिसको शहबाज शरीफ साहब ने चेयर किया था, जिसको इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप की इन्होंने मीटिंग कहा था। उसमें 22 अफराद थे, उनमें से 20 अफराद ने शहबाज शरीफ साहब को समझाया कि मियां साहब आप मेहरबानी करके बड़े मियां साहब को समझाएं कि मरियम बीबी का नैरेटिव अब बेचना मुश्किल है क्योंकि जिस किस्म के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अब आ रहे हैं, अगर ये इसके समरात नीचे अवाम तक पहुंचने शुरू हो गए तो शायद अब तो नहीं 2023 में भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को हराना मुश्किल हो जाएगा। आप फौरी तौर पर उनको मनाएं, पार्टी को लीड करें और वो जो मुफाहमत का रास्ता था जिसमें आप नॉर्मली 1990 की दहाई से लेकर अब तक जैसे डीलें करते आए वैसे ही डील कीजिए और मेहरबानी करके देश में हमारी हुकूमत बनाने के लिए तरद्दुद कीजिए। ये है एक सेकंड और देखें, एक तो मेरी दुआ है कि जो आपको आपकी ज़मीन के लिए ऑफर हो गया रेट, अल्लाह करे पूरे पंजाब की ज़मीनों को ऐसा ही रेट ऑफर हो जाए, क्योंकि अच्छी से अच्छी ज़मीन जहाँ ट्यूबवेल भी लगा हुआ है और प्रॉपर पानी आ रहा है वो भी अभी 65 से 70 हज़ार रुपए एकड़ के ऊपर जो है वो उसका जा रहा है। तो आपको तो बहुत अच्छा, अल्लाह करे कि आप जो रेट आपको मिला है वो बाकी सबको मिल जाए। गन्ने की फसल नहीं होती, सिर्फ चावल। सर आप पता कराएं उस बंदे को, आपसे कोई और काम तो नहीं है। जी डॉक्टर साहब आ रही है, ये बड़ा अच्छा रेट मिल गया आपको तो जी मैं 1 मिनट डॉक्टर साहब, मैं 1 मिनट मैं जरा जी नवाब साहब से जरा एक चीज पूछ लूं, मैं सिर्फ एक छोटी चले बोल दें आप, बोल दें। मैं बस मुख्तसर सी बात करूंगा। सेनेटर साहब ने कहा कि जब मैं नया आया तो मेरे लिए यकीनन ये बातें करना मुश्किल था। अब जो बजट नज़दीक है, कल का मैं देख रहा हूँ वज़रा के पास बाकायदा उन्हें फाइलें दी गई हैं और वही अदाद शुमार जो सेनेटर साहब को दिए गए हैं वो फर बोल रहे हैं टीवी के ऊपर कि ये आप लोगों को बताएं। जितना मर्जी आप बोलते रहें, लोगों को जब तक आप कुछ ट्रांसलेट करके अमली तौर पे नहीं देंगे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आखिरी बात ये सुन लें, हमें मुतमिन ना करें, तारिक फजल चौधरी को, इमरान खान को मुतमिन ना करें, ना हमें समझाएं, लोगों को समझाएं। और अपोजिशन चीखें नहीं मार रही, आप हुकूमती नुमाइंदा अवाम चीखें मार रहे हैं। कोई एक हुकूमती नुमाइंदा, बेशक आप जरा बाराको बाजार जाके यही दादो शुमार चौक में खड़े होकर बताएं, चीखें आसमानों पे जाएंगी आप लोगों की। आपको पता नहीं है लोग कितने गुस्से में हैं। डॉक्टर साहब बातें जो है ना अवाम को समझाएं। डॉक्टर साहब मैं वापस जाऊंगा इस इशू की तरफ आऊंगा। नवाब साहब से एक छोटी सी चीज पूछनी है मैंने, छोटी सी। नवाब साहब मुझे ये बताएं कि ये परसों करने जा रही है PMLN और वो बजट के मामले के ऊपर एक वाइट पेपर ला रहे हैं। वेयर आर यू सर, आप क्या कर रहे हैं? हमने तो जी ऑलरेडी तैयारी कर लिया है, इस बजट को हमने रिजेक्ट किया है और हमें इसे रिजेक्ट कराना है क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ने सुना ही नहीं बजट सर, पहले रिजेक्ट। मैं तो सर इन्होंने 3 साल में क्या किया, कौन से बजट दिए, आवाम का हाल कहां पहुंचा दिया, तो वहीं पर पहुंचेंगे ना। ये आप अच्छाई की उम्मीद अच्छे से रख सकते हैं, बुरे से नहीं रख सकते। सेनेटर साहब की एक ही बात जो ना बड़ी मेरे दिल पे लगी, जो मुझे बड़ी पसंद आई,
उन्होंने कहा कि जैसा हुक्मरान होता है वैसे ही मुल्क के हालात हो जाते हैं। तो हालात कहां पहुंच के ऊपर से कोरोना भी आ गया। तो ये बहुत ही लकी रहे इमरान खान साहब मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए कि नेगेटिविटी में ले गए हमारी डेवलपमेंट को। आप बातें जो कर रहे हैं ये आम आदमी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप क्या रेट बता रहे हैं, 90,000 रुपया एकड़ रेंटल वैल्यू। भाई मेरी हजारों एकड़ जमीन मेरे वालिद साहब की सब आई सेनेटर साहब को आधे रेट में 50,000 में मेरे से उठा ली जितनी जमीन चाहिए, और ये कमिटमेंट कर दे मेरे साथ अभी कि ये रेंटल वैल्यू मुझे देंगे। सर बातें कोई आप ऐसी करें कि अवाम आपकी बात समझे और उस पर एतबार करे। आपके क्या रीजन है कि पीटीआई इतनी लो आ गई है? यही तो सारी वजूहात है। आपका क्या रीजन है? आप देखें, आपके जो है बात करें आप एग्रीकल्चर की, आप मेरे ख्याल से इमरान साहब बड़ा इजी होगा आपको, अगर करोड़पति बनना है ना और आपको अपनी माशी हालात सही करने हैं, तो मैं आपको, मेरे दोस्त हैं एक दो बैंकों में, मैं आपको 50 करोड़ का लोन दे देता हूं, तो आप तो बड़े माशी तौर पर खुश हो जाएंगे। पर जब वो लोन वापस करने का टाइम आएगा ना, तो फिर आप कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे देंगे? या मुल्क बेचेंगे? इदारे तो आप सारे बेचने के मूड में हैं। स्टील मिल से आप लोगों ने नौकरियों से निकाल दिया, पीआईए से आप रिक्रूटमेंट खत्म करा रहे हैं। तो इन सब चीजों का हल क्या है कि आप लेते जाएं लेते जाएं लेते जाएं और अपना वापसी का ना सोचे? क्या मुल्क को किस तरह से ये चला रहे हैं, भिखारी की तरह? $33 बिलियन, इमरान भाई $33 बिलियन का लोन ये लोग ले चुके हैं। आज पाकिस्तान का एक एक शख्स 1.25 लाख रुपए का कर्जी है, यानी कि हर वो बच्चा जो पैदा होता है 1.25 लाख का कर्जी होता है। आपने महंगाई कहां पे की? आपने 450% पहुंचा दिया प्राइसेस मेडिसिन की, आप वो नीचे लाए, आप आटे की प्राइसेस नीचे लाए। लास्ट मंथ आपका तकरीबन कोई 11% की आपकी इन्फ्लेशन रेट है आपका, और आप बातें ये कर रहे हैं। भाई ये चीजें नहीं बिकेंगी, अवाम को ये सब नहीं चाहिए। आप 13 इलेक्शनों में से 12 इलेक्शन पीटीआई क्यों हारी है? वाहिद पार्टी है जो वफाक में होते हुए, वफाकी हुकूमत रखते हुए, सारा पावर रखते हुए अवाम ने आपको रिजेक्ट करके आउट कर दिया है। आप बात कर रहे हैं जाए ठेले वाले के पास, आप जाके ठेले वाले को अगर बताएंगे ना पीटीआई के हैं, वो आपको चने भी नहीं देगा पैसों के साथ। वो इतने आप पे ऊपर अवाम जो है कड़ी बैठी है। आपके हालात ये है कि आपके एमपीएस जो है सारे हमसे राब्ते में कि मेहरबानी करके हमें टिकट दे दो। दो आपके पीटीआई के एमपीएस जो है वो पीपल्स पार्टी ऑफिशियली ज्वाइन कर चुके हैं, सिटिंग एमपीएस आपके पीटीआई के। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बहुत अच्छा किया, शुक्रगुजार हैं आप आए, पर एक्चुअल रीजन क्या था? कहते अवाम में नहीं जा सकते, हम गांव में जाते हैं, हम ट्राइबल लोग हैं, हमारे ट्राइबल लोग हमें गालियां देते हैं कि तुम किस पार्टी के साथ, उन्होंने जितनी इतनी महंगाई कर दी है, जिसने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो इन पॉलिसीज के साथ आपका बयानिया चलने वाला नहीं। एग्रीकल्चर फिगर्स दे 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 के आप कुछ नहीं कर सकते। जब आम आदमी को सहूलत मिलेगी, आपकी बिजली सस्ती होगी, तो आपने सर, आपको बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है कि ये हुकूमत कोई ऐसा बजट ले आएगी कि शायद आप सरप्राइज हो जाएं और आपको लगे कि अच्छा बजट है? आप पहले से सोच के बैठे हैं ये बुरा ही करेंगे, लिहाजा हम रिजेक्ट करेंगे। 90 दिन में इमरान भाई, 90 दिन में इमरान भाई पूरी करप्शन खत्म होनी थी। 90 दिन के अंदर जो है सो इनको पूरी मईशत सही करनी थी। 90 दिन के अंदर हर लोगों का स्टेटस इनको बेहतर करना था। अब 90 दिन के बजाय 1000 दिन हो गए इनकी हुकूमत को। तो 1000 दिन में जो किया है यही बाकी 1000 दिन में ये कर सकते हैं ना। 3 साल आपके पूरे हो गए। आपने करप्शन खत्म करनी, वो तो आप 117 से 124 नंबर पे ले गए। आपने जितना कहा था कि मैं करप्शन खत्म करूंगा, सबसे ज्यादा करप्ट तो आप निकले। एक करप्ट ऊपर से नाअहल। और यार आप मुझे कहते हैं उम्मीद रखो, मैं हो सकता है उम्मीद रखूं, आम पब्लिक का आदमी आप किसी शहरी से जाके पूछे, उनको कोई उम्मीद नहीं है। वो इंतजार कर रहे हैं कि जिस तरह इन 13 इलेक्शंस का रिजल्ट आया है पीटीआई के लिए जो 12 हारी है, इसी तरह से वो वेट कर रहे हैं कि जनरल इलेक्शन आए। अगर 2 साल और खुदा ना करे इमरान खान लास्ट कर गया, तो फिर इनको पता चलेगा ये लोगों से वोट मांगने की हैसियत में ही नहीं होंगे। लोग इनको अंडे और टमाटर से वेलकम करेंगे और उसी से खुदाफिज करेंगे। चलें एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पूछते हैं जनाब क्या मुमकिन लग रहा है पीटीआई को। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, पीपल्स पार्टी के मूड से तो ये लगता है कि तो वो आपके साथ तो है नहीं, कोई मुश्तरका एफर्ट तो नज़र आ नहीं रही। आप अपनी जगह पे, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका अपना है। आप तो कुछ पढ़ी लिखी बात कर रहे हैं कि हम पहले हुकूमत की पॉलिसीज़ को सामने रखेंगे, हम उनके ऊपर जायज़ा लेंगे, फिर उनके ऊपर वाइट पेपर लेकर आएंगे, फिर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन। आप कोई अपोजिशन वाली बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने तो कहा जी इनसे कोई अच्छे की उम्मीद ही नहीं है, उड़ा दो। वो अपने पूरा बलडोजर लेके आ रहे हैं सर। वो तो देखिए बात यह है इमरान भाई, जैसे मैंने पहले गुजारिश की है कि जो मुआशी आदाद व शुमार और ये जिन फिगर्स की बात हुई आपने भी की, ये तो मईशत दान होते हैं, जो माशी माहिरीन होते हैं, ये उनके डिबेट्स के लिए होते हैं, सेमिनार्स के लिए होते हैं। ये एनजीओज आपस में डिस्कस करते हैं। जो अवाम डिस्कस करते हैं वो वही डिस्कस करते हैं जो मैंने आपके सामने रखा है कि मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है इस गवर्नमेंट से, मेरे घर में कितनी खुशहाली आई है, मेरी ज़िंदगी का पहिया
आसान हुआ है चलना या मुश्किल हुआ है? 2018 में मेरी तनख्वाह थी 25,000। उस वक्त मेरे घर में कितना सौदा आता था, कितना सामान आता था, बिजली गैस के बिल दे के मेरे पास कुछ बचता था? आज भी 25,000 में अगर मैं घर में लेके आ रहा हूँ तो मेरा गुजारा कैसा हो रहा है? ये एक सादा सा पैमाना है। पीपल्स पार्टी ने जो बात की है, उन्होंने बात यही की है कि पिछले 2.5-3 साल की जो इनकी कारकर्दगी है उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपके सामने एक जायज़ा रखा था जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना है और जो साबका वज़ीर ख़जाना है उनका, कि अगर 3 साल में आपने ख़जाना की वजारत को ट्रायल बेसिस पे चला रहे हैं, एक वज़ीर दूसरा वज़ीर अच्छा है ये तकदीर बदलेगा, उसके बाद नहीं ये बहुत बुरा है, 3 सालों में बेड़ा गर्क इसी ने किया है, आपके पास टाइम कौन सा आगे रह गया है? अगर 2 साल मुकम्मल हो, जो कि मुझे सच्ची बात है नहीं लगता, क्योंकि अवाम की जिनकी बात मैंने भी आपसे की है, अपोजिशन का क्या है? अपोजिशन तो सिर्फ जो अवाम की एक आप ये कहें कि सूरत हाल है उसकी अक्कासी करती है, एक फोरम है, मीडिया आपके ज़रिए बताती है या हुकूमत के कानों तक पहुँचाती है। वो चीखे तो बेचारे अवाम मार रहे हैं, परेशान तो अवाम है। उनकी जो अबतरी है वो आपकी मार्फत, मीडिया की मार्फत और पार्लियामेंट की मार्फत हुकूमत तक पहुँचाना, ये अपोजिशन की एक जिम्मेदारी होती है जो हम अदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर ये समझ रहे हैं गवर्नमेंट कि नहीं जनाब अपोजिशन जो है वो कोई अपना रोना रो रही है, तो ये हमारा रोना रही है, पाकिस्तान की आवाम का रोना है, इसको उसी तरह समझें। और अभी भी आपने देखा सेनेटर साहब बड़े काबिल एहतराम, उन्होंने कहा नहीं जी अपोजिशन तकलीफ है। अपोजिशन, अगर आपको अभी तक यही समझ नहीं आई मेरे भाई कि तकलीफ किसको है, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को है, लोग जो हैं वो किन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और मुझे बड़ा, मैं आखिरी बात करूं, बड़ा मुझे अफसोस होता है, रोज़ आप अखबारों में देखते हैं किसी न किसी जगह के ऊपर कोई ख़ुदकुशी कर रहा है, अपना किराया नहीं अदा कर पा रहा, कोई अपने बच्चों को जहरीली दवाई दे रहा है। ये खबरें पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंसान के, और इंसान सोचता है कि अल्लाह ताला की ज़ात हर इंसान को उस कर्बनाक लम्हात से महफूज रखे कि कितनी मजबूरी के आलम में वो लोग जो हैं वो अपनी इस हालत तक पहुँचते हैं। और गवर्नमेंट से बल्कि मैं ये कहूँगा, मैं बगैर किसी सियासी उसके कहूँगा, इंसानियत के नाते कोई ऐसा फोरम बनाए कि कोई इंसान अगर इस हालत में पहुँच जाए कि आज के दौर में कि जब वो अपनी जान ले या अपने मासूम बच्चों की जान ले सिर्फ इस वजह से कि उनको उनकी रोटी मांग रहे हैं, रोटी नहीं उनको दे सकता, या मकान का किराया का मालिक मकान तंग कर रहा है वो नहीं दे सकता और अपनी जान ले रहा है, उसका कोई हल निकल आए। डॉक्टर साहब उसके लिए इदारे मौजूद हैं, बैतुल माल वगैरह मौजूद है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इदारे काम नहीं करते और सही तरीके से उनका स्ट्रक्चर नहीं बना और उन इदारों ने कभी भी लोगों को ओब्लाइज करने के अलावा कोई काम नहीं किया, तो ये जो हकदार हैं वो हमेशा रह जाते हैं और फिर इस तरह के वाकयात आपके सामने आते हैं। आपने पॉइंट आउट बिल्कुल ठीक किया कि इन इदारों को अपना काम करना चाहिए। और अब्बास साहब, पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों का मूड आपके सामने है, क्या है आपके बजट में ऐसा कि आप इनके मूड को बदलें? मेरे दोनों ऑनरेबल कुलीग्स ने मेरी किसी एक फिगर को रिफ्यूट नहीं किया कि ये कहा हो कि मैंने कोई फिगर गलत दी है। दोनों ने सियासी बयान दे के हमें रिजेक्ट कर दिया कि जी हम इनकी किसी भी बात मानने वो कल करेंगे इंशाल्लाह। मैं सर आपका सवाल जवाब सेमिनार में करेंगे, थोड़ा सा क्लियर कर दूं। सही, मैं करप्शन का जी बार बार तलपुर साहब जिक्र कर रहे थे, वो कह रहे करप्शन किधर गई। सिर्फ 4 केस थोड़े सुना देता हूं, थोड़ा समझ लग जाएगी कि शर्जील मेमन पे जो केस था ना सर, वो 3 अरब 27 करोड़ 91 लाख 696 रुपए का था कि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट अपनी मनजानी कंपनियों को खुद उठा के बगैर पेपरा रूल्स के दिए और पकड़े गए थे। शायद डॉक्टर आसिम हुसैन को भूल गए होंगे तालपुर साहब, जब 450 अरब रुपए दरामद हुआ था उनका निकला था, जिसमें जियाउद्दीन अस्पताल की जमीन अपने नाम पे खुद अलॉट करवा के अपना अस्पताल बना दिया था। अगर वो भूल गए हो तो मुश्ताक स्टेनोग्राफर इनको याद करा दूं, जो कि प्रेसिडेंसी में जरदारी साहब के साथ काम करता था, जिसके अकाउंट से 5.6 अरब रुपया बरामद हुआ था, जिसमें से पैसे निकाल के क्लिफ्टन का जहां पे वो घर है उनका साथ वाला जो प्लॉट लिया था 35 करोड़ में डायरेक्ट कैश निकाल के डाल दिया था। और स्टेनोग्राफर की टोटल तनख्वाह उस वक्त 45,000 रुपए थी। सो इससे बड़ी बड़ी कहानियां मैं इनको सुना सकता हूं कि करप्शन की जड़ तक कहां तक पहुंचे हैं। दूसरा, IMF की बात कर रहे थे, तो IMF सबसे पहले भुट्टो साहब गए थे 1972 में, सबसे पहले भुट्टो साहब गए थे 1977 में, फिर भुट्टो साहब गए थे और भुट्टो साहब को IMF का ब्लू आइड बच्चा कहा जाता था उस वक्त। और जो फिगर इन्होंने IMF की कोट की है
33 अरब डॉलर की। मैं थोड़ा रेक्टिफाई कर दूं, पहले साल में हमने जो फिगर ली थी वो 11.8 अरब डॉलर लिए थे। अब पहले साथ हमने ऐसा कौन सा काम कर दिया था जो इतनी बड़ी अमाउंट लेके, वो इनके कर्जे थे जो हमने वापस किए। दूसरे साल की फिगर 6.7 अरब डॉलर और इस साल की फिगर 3.8 अरब डॉलर है। और एक चीज और क्लियर कर दूं, महंगाई बार बार इतना चीखते हैं, पिछले 13 साल में ये लोग सिंध में हुकूमत कर रहे हैं, 13 साल से आज तक किसी ने वहां पांव नहीं रखा। और इस वक्त एनएफसी अवार्ड के मुताबिक 13 खरब रुपया फेडरल ने इनको यहां से पे किया। अब क्या मुझे बता सकते हैं कि महंगाई इस वक्त सिंध में वो भी हमारी वजह से है कि अस्पताल वहां नहीं बन रहे, आटा वहां पे महंगा, घी वहां पे महंगा, वो भी इस्लामाबाद की वजह से हो रहा है। अपनी चीजें हमारे गल ना डालें। अब आगे की तरफ आते हैं कि सर इस साल बजट में क्या करने जा रहे हैं। दो चीजें प्रेफरेंस होगी और उसके ऊपर इंशाल्लाह आप याद रखिएगा, ये मुल्क और कौम उस पर बिल्कुल सही सिमत में जा रहा है। नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। जो सबसे बड़ा इशू है इस कौम में वो इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें अब उन चीजों में जाना है जिसकी वजह से कौम अपने पांव पे खड़ा हो। डैम्स बिल्ड करने बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीन जाने इस कौम को इन्होंने सड़कों और नाली और पुलों से बाहर नहीं निकलने दिया। सिर्फ वोट के चक्कर में एक ही सड़क 10-10 दफा बनाते थे और उसके ऊपर कमीशन लेते रह गए। अब वो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, हाई राइज बिल्डिंग्स बननी है, लोगों के घर बनने हैं। और दूसरा बड़ा काम एग्रीकल्चर, हमें सबसे बड़ी अपनी एग्रीकल्चर को रिबेट दे के उसको पांव पे खड़ा करना है। तीसरा बड़ा इकदाम 21,000 रुपए की मिनिमम वेज का पॉइंट इस वक्त रेज हो चुका है। और इस तरह के लातादाद है, लेकिन अगले 10 साल का मंसूबा सुना रहे हैं देखा नहीं और रिजेक्ट कर दिया। आप तो अगले 10 साल का मंसूबा दे रहे हैं। डैम तो पहले शुरू हो चुके हैं, फंडिंग इस साल एलोकेट होनी है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के फंड इस ये साल जितने लंबे काम है, ये अरब रुपया सर खान साहब 980 अरब रुपया पाकिस्तान की तारीख में आज तक इतना रखा नहीं गया। 570 अरब पिछले साल था। सो चीजें अपने अपने पांव पे खड़ी होंगी। ये कम से कम हमें हक और जो सच का जो है ना उसका ये जो वो देते हो ना बयानिया और हमें जो वो भाषण दिया करते हैं वो देना छोड़ दें। इनकी अपने लीडर्स इस वक्त छुप छुप के लंदन में बैठे हैं। एक दौड़ने की कोशिश कर रहा है, अब अगर दौड़ नहीं सका तो उसको पीडीएम याद आ गई है। यानी कि वो इतना बड़ा मौजे तंग है कि आज से 1 महीना पहले रात की तारीखें में मुल्क से बाहर जा रहा था और जब नहीं जाने दिया फौरन उसको पीडीएम याद आ गई और फिर दोबारा कौम को नहीं सर देखें वो मियां शहबाज शरीफ साहब बीमार हैं के लिए आ गया और उनको इलाज का हक वो मांग रहे हैं। तो वो हक मांग रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब बीमार हैं। तालपुर साहब आप जरा बताएं सर, ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ मंजरकशी है जो हुकूमत कर रही है, तो आप पहले ही कैसे रिजेक्टेड कह सकते हैं? रिजेक्ट तो बड़ी आपकी समझदार पॉलिटिकल पार्टी है, जरा देखें तो सही करते क्या है ये। इनकी बातें जो है ना इमरान भाई, आपकी मेरी या आवाम की समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि ये होते किसी और फेज में ज्यादातर। और इनको नहीं, करप्शन तो समझ आती है तालपुर साहब। कोई इनको एक काम करना आता है इमरान भाई, और वो है बोलना 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 और झूठ बोलना। इनको बोलने में कोई नहीं मार सकता। उसकी एक और खास वजूहत है जो इमरान खान साहब भी उनके खास जो दोस्त हैं वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, पर वो आपके शो में मेरे ख्याल से कहूंगा तो थोड़ा मसला बन जाएगा आपके लिए। वैसे ही जियो पे तो हामिद मीर साहब को उन्होंने ब्लॉक कर दिया कि आपके साथ कोई मसला, तो मैं वो चीजें थोड़ा छोड़ देता हूं। बाकी बात करें मेरे भाई शर्जील इनाम मेमन की या डॉक्टर आसिम साहब की, जो उनके साथ ज्यादती हुई है, झूठे केसेस में उन्हें पकड़ा है, उतने साल कितना अरसा जेलों में रखा है, उन्हें टॉर्चर किया है और सारे केसेस झूठे, कुछ भी नहीं हुआ। ज्यादती की इंतहा है। आपने एक ना चीज ना कुछ, सर ना पैर ना आसमान, आपने बंदे को अंदर डाल दिया सिर्फ क्योंकि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है या डॉक्टर आसिम की दोस्ती है आसिफ ज़रदारी साहब से, इसलिए आपने उनको अंदर डाल दिया। अगर था मासूम लोगों को अंदर डाला हुआ, आप लोगों ने मासूम लोग थे वो, बिल्कुल। आपने कौन से केसेस इनके ऊपर प्रूफ किए? मुझे एक केस तो बता दो हमारी लीडरशिप में किसी के ऊपर भी जो आप प्रूफ कर सके। सारे झूठे बने हुए केसेस तो असली अब बनेंगे जब आपने जो है फिरदौस आशिक अवान साहिबा को हटाया और बड़ा खुल के खान साहब ने कहा कि उसे इसलिए हटा रहा हूं क्योंकि ये करप्शन में मुलव्वस है, ये पैसे लेती है। और आपको याद होगा कि उसके जवाब में उन्होंने कहा कि पैसे तो मैं लेती हूं, मैं ऊपर नहीं देती, इसलिए मुझे हटा दिया। तो उनको भी आप वापस लेके आपने लगा दिया, यानी कि अब पैसों की लाइन जो है फिरदौस साहिबा ने बिल्कुल परफेक्टली मैच करके बना दी है। आप बात करें सिंध हुकूमत की, 13 साल हमें हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, 13 साल और भी आप सिंध में हम ही देखेंगे क्योंकि हम परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे पास बोजदार साहब जैसे पपेट्स नहीं है, हमारे पास मुराद अली शाह साहब बैठा हुआ है, हु इज द मोस्ट एक्टिव चीफ मिनिस्टर इन पाकिस्तान, उसमें कोई शक शुबा नहीं है। आप हेल्थ की बात करें, मैं शर्तिया कहता हूं कि आप मुझे बता दें कोई एक ऐसा सूबा जो हमारे हेल्थ सिस्टम से मैच करता हो।
साइबर नाफ पूरे पाकिस्तान में कहां है? अगर हमारे पास है। NICVD जो काम करिए, आप अगर फिगर्स देखेंगे तो 50% जो फ्री इलाज हो रहा है वो हमारा सिंध के बाशिंदों का हो रहा है। 50% आपके बॉर्डर से लोग आते हैं सिंध से इलाज कराने। तो इस वजह से जो है 13 साल से हम हुकूमत में हैं और हुकूमत में रहेंगे, और यही वजूहात हैं जिसकी वजह से आपको सब रिजेक्ट करके, छोड़ के, और हमारे पास पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं। यहां पर सिंध में सारों को डिमांड चाहिए, मेहरबानी करके सिर्फ हां कर दो, कहते सिर्फ जबान कर दो हमसे कि हमें टिकट दोगे आने वाले इलेक्शन में, और वही हाल नून लीग के साथ पंजाब में हो रहा है। तो आप जो है 10 साल की और 15 साल की बातें ना करें, आप अभी अवाम को रिलीफ दे दें मेहरबानी करके। आप क्या चाहते हैं? सिंध हुकूमत क्या करे? गैस की प्राइस भी हम फिक्स करते हैं, बिजली की प्राइस हम प्राइस करते हैं। सर एक सेकंड, आप तैमूर तालपुर साहब, मैं ब्रेक के बाद आपसे पूछ लेता हूं, एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर आपसे पूछ लेता हूं एक्चुअली आप बजट में इस हुकूमत से क्या चाहते हैं? अपने मुतालबात सामने रखें, हो सकता है वो पूरे हो रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। चलो मैं एक इशू आ रहा है उसकी तरफ, मेरे प्रोड्यूसर साहब भी कह रहे हैं जरा उस तरफ जाएं, वो अनअटेंडेड ना छोड़ दें उसको। अब मैं तारक फजल चौधरी साहब, आपके बयानिया में प्रॉब्लम तो है। देखिए ये सारे डिस्कस कर रहे हैं और बिला वजह डिस्कशन नहीं हो रही, तो किसी एक नतीजे पर आप लोग पहुंचे हैं? कोई एक सिंक हो गई आपकी पॉलिसी के जनाब अब सारे मिलके इस तरह चलेंगे, या अभी भी वो इख्तलाफ, वो डिवाइड वो वैसे ही है? इमरान भाई, हमारी पॉलिसी बिल्कुल सिंक हो गई है, और पॉलिसी यही है कि हमारा बयानिया पाकिस्तान में आइन की सरबुलंदी का बयानिया है। 2018 के इलेक्शन के अंदर जो धांधली हुई, जो किरदार उसमें मुलविस थे, जिस तरह इस हुकूमत को लाया गया, इमरान खान साहब को मसनद पे बिठाया गया, वो पूरी कौम को पता है। आप मुझे ईमानदारी से बताएं कि आप आम लोगों से मार्केट में मिलते हैं, क्या हाइब्रिड निज़ाम चल रहा होता है? लोगों को नहीं पता कि इमरान खान साहब की क्या पोजीशन थी 2018 में, आज क्या पोजीशन है, किस विकेट पे वो खेल रहे हैं। इसको आप लोग कहते हैं मज़ामती सियासत। हमारा बयानिया बड़ा सीधा सा है कि आप इदारे हों, अफराद हों, उनका ताल्लुक किसी भी मनसब से हो, अपनी आइनी हुदूद में रहें। जो आइन आपको कहता है कि ये आपका इख्तियारात हैं, उनके अंदर आप खेलें। पाकिस्तान चलेगा नहीं, दौड़ेगा, तरक्की करेगा, मुस्तकबिल बेहतर होगा। ये हमारा बयानिया है। इसको आप सर लेकिन अगर ये बयानिया सिंक हो गया है तो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के पांव क्यों पकड़ना चाह रहे थे और उनको क्या समझाना चाह रहे थे? देखें जी, ये कोई आज सिंक नहीं हुआ, ये हमारी पार्टी में शुरू से सिंक हुआ है। जब से मियां नवाज शुरू से मिस सिंक है सर, ये बात आपके सामने रखी है, पहली बात जी। दूसरी बात ये जो शहबाज साहब का आप कह रहे हैं, मेरा ख्याल है मैंने शायद आपके प्रोग्राम में आज से कुछ 6 महीने पहले भी, साल पहले भी ये सवाल हुए। मैंने चंद अल्फाज कहे थे, मैंने कहा मियां शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई को अपने वालिद का दर्जा देते हैं, अपने लीडर मानते हैं, और इत्तेफाक की बात है कि मनोवन यही अल्फाज अभी चंद दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने दोहराए हैं। तो मेरे लिए वालिद का दर्जा रखते हैं, मेरे लीडर हैं, मेरे कायद हैं। तो बयानिया नवाज शरीफ का ही है, उसे मीडिया कोई कहता है मफाहमती बयानिया, कोई कहता है मज़ामती बयानिया। बाकी शहबाज शरीफ साहब का जो कतई तौर पे ये नहीं है जनाब कि कोई मावरा आइन अगर कोई इकदाम किया गया है माजी में उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, कोई ज़्यादती अगर हुई है, झूठे मुकदमात अगर बनाए गए हैं हमारे खिलाफ तो हम उनको एक्सपोज ना करें। बाय दी वे, अभी ये डॉक्टर आसिम हुसैन साहब की बात हुई, मेरे कोई ज़ाती हैसियत में कोई बहुत वो दोस्त नहीं है, लेकिन मैं पढ़ रहा था कि अभी मीडिया के ज़रिए ही कि चंद दिन पहले उनकी वालदा माजदा का इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए शायद ये बात आप बेहतर तौर पे बता सकें कि जो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल है, मैं एक दफ़ा वहाँ पे गया था, वो उनकी वालदा साहिबा ने बनाया था और बहुत पहले बनाया था। मेरा ख्याल है शायद आज से कोई 40-50 साल पहले, वो खुद एक डॉक्टर थी। सर ये इशू आपकी जमात में खड़ा किया था, चौधरी निसार अली खान साहब के दौर से डॉक्टर आसिम बेईमान होना शुरू हुए थे और उनको करप्ट कहना शुरू किया गया था। मैंने नहीं कहा किसने खड़ा किया था, मैंने डॉक्टर आसिम हुसैन को करप्ट नहीं कहा, मैंने उनकी वालदा की एक नहीं, आपकी पार्टी ने हमें बताया था कि आपके सामने, आपकी पार्टी ने बताया था कि डॉक्टर ये आपकी पार्टी ने बताया था डॉक्टर आसिम बहुत करप्ट हैं। तो अगर अब आपको लगता है कि नहीं है तो ठीक है। एक पॉइंट मैंने आपके सामने लाना था, नहीं मैंने ये नहीं कहा कि करप्ट है या नहीं है, ये कहां से साबित हो गया है। मैंने सिर्फ उस हॉस्पिटल की बात की है, ये उनकी वालदा का एक नेक काम था, वो मैंने आपके सामने रखा। बहरहाल तो मैं ये अर्ज कर रहा था जी कि शहबाज शरीफ साहब का जो आपने बात की, हमारे ऊपर झूठे मुकदमात बनाए गए, वो कोई साबित नहीं हो सके। सेनेटर साहब कह रहे हैं जनाब कि वो रात की तारीकी में भाग रहे थे फलां। असल में अच्छा खासा बंदा होता है, पता नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आके उसे इस तरह की कोई डेरोगेटरी लैंग्वेज इस्तेमाल करने का
कोई शौक हो जाता है, कोई लेवल उसका अजीब ही हो जाता है। बाकायदा उन्होंने अदालत में दरखास्त दी, हाई कोर्ट ने उन्हें इजाज़त दी, उसकी इजाज़त से मुल्क से बाहर वो जा रहे थे। ठीक है सेनेटर साहब से पूछे, जिंदगी में आपने कभी रात को सफ़र नहीं किया जहाज से? वो सारा रात को भागना था सर। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में सर मैं क्या कर रहे हो? मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी जमानत नहीं होते हुए देखी, पूरी जिंदगी में नहीं देखी सर। और ना मैंने अपनी जिंदगी में कभी नवाज शरीफ साहब की तरह किसी को मुल्क से बाहर जाते हुए देखा, और ना किसी को सुना, और तारीख की किताबें पढ़ पढ़ के थक गए सर। किसी और को ऐसा रिलीफ मिला भी नहीं सर। मैं सही कह रहा हूं आपको। फिर मैं आपसे सवाल कर लेता हूं सर, मुझे इजाजत दे दें, मैं आपसे मुख्तसर 2 सवाल कर लेता हूं। जी डॉक्टर साहब। शहबाज शरीफ साहब को इतनी जो मुख्तसर वक्त में जमानत मिली, इसका मतलब यह है कि मुस्लिम लीग नून और उसकी क़यादत इतनी बाअसर हो गई है कि वो हाई कोर्ट को भी जनाब अपने असर में ले आई है और अपने फ़ायदे के फैसले ले रही है। और मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने में सबसे पहले तो पंजाब, अब ये नहीं मुझे पता, उसके बाद हाई कोर्ट थी, ये मुझे नहीं पता। दोनों हमने मैनेज कर लिए हैं डॉक्टर साहब, ये बात मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन कैबिनेट भी हमने मैनेज कर ली, हाई कोर्ट भी मैनेज कर ली। इमरान खान साहब मेरे भाई, डॉक्टर साहब जादूगर तो आप हैं माशाल्लाह। तो यकीन करेंगे तो चारों सूबों में हमारी हुकूमत बनेगी और मरकज में भी बनेगी और अगले चंद माह में बनेगी। डॉक्टर साहब बाकी सारा कुछ आप कर पा रहे हैं, हुकूमत नहीं बन पा रही, बस यही तो प्रॉब्लम है। मैं जरा नवाब साहब से एक मिनट जाऊंगा। मैं जरा नवाब साहब ये बताएं कि ये मरियम नवाज साहबा, शाहिद खान अब्बासी साहब, ये तो आपको कहीं भी नहीं देखते, और शहबाज शरीफ साहब आपको कहीं कहीं देखना चाहते हैं। अब उल्टी गंगा बह रही है, तो इख्तलाफ तो एक है वहां पे। आप बाहर से बैठ के इसको कैसे देख रहे हैं? बात ये नहीं है इमरान भाई, बात ये है कि पॉलिसीज़ क्या हैं। हम समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के एक्टिव होने के बाद हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, शायद जाएंगे। हम समझते हैं वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है शहबाज शरीफ साहब में, उनके पास वो एक्सपीरियंस है जो हमको एक साथ शायद फिर मिला ले। बात असल में ये है कि पीपल्स पार्टी क्या, नून लीग क्या, पीडीएम क्या, बात यह है कि हमें इस करप्ट हुकूमत से जान छुड़ानी है। अब वो पीडीएम का प्लेटफॉर्म हो, वो कोई और प्लेटफॉर्म हो, इन दो चीज़ों से ना तो पीपल्स पार्टी मुनकर हो सकती है और ना ही नून लीग मुनकर हो सकती है। क्योंकि जो इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की थी ना, हमें जो शो किया गया था कि हम लेके आ रहे हैं आपके पास और अपना अनिल कपूर आ रहा है, अनिल कपूर पूरे मुल्क को सही कर देगा, वो अनिल कपूर नहीं था, वो अनिल कपूर के मास्क में अमरीश पुरी था। जो चीज अब आपका पूरा पाकिस्तान मान चुका है। आप मास्क पहन सकते हैं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, आप जो 5 साल तक मास्क नहीं पहन सकते थे। अच्छा, मैं प्रोग्राम खत्म हो गया, वरना मैं इसके ऊपर और बात करना चाह रहा था कि अमरीश पुरी किधर से आप ले आए बीच में। चले, कल मुलाकात होती है एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।